नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। तो जैसा कि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं कार्बन एवं उसके यौगिक, तो पहले मैं यह बता देना चाहता हूं कि जो इस वीडियो का हैंड रिटन नोट्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक उसमें आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग उसे डाउनलोड कर लीजिए। देखिएगा, कार्बन एवं उसकी यौगिक हमें पढ़ना है। तो अब यहाँ पे हमें बात करनी है ईंधन की, यानी फ्यूल्स की, ठीक है। तो आइए, आज की हमारी नई हेडिंग है ईंधन। ईंधन फ्यूल्स। तो एक तरह से ईंधन जो फ्यूल्स होते हैं वह कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक यानी कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इनमें कार्बन उपस्थित होता है और इनमें ऊर्जा संचित होती है। इनमें क्या संचित होती है? ऊर्जा संचित होती है। जब हम इन्हें जलाते हैं तो ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। तो ये ईंधन होते हैं। ईंधन देखिए, एक ऐसे भी ईंधन हो सकते हैं कुछ जिनमें जो कार्बन है वह मुक्त अवस्था में पाया जा सकता है। कार्बन किस अवस्था में पाया जा सकता है? मुक्त अवस्था में। जैसे होता है कोयला में आ जाएगा, कोक में आ जाएगा, कोयला है, कोक है, ठीक है। यह सभी जो है ईंधन जो है इसमें कार्बन मुक्त अवस्था में पाया जाता है। और इसके बाद कुछ में कार्बन संयुक्त अवस्था में पाया जा सकता है। जैसे कौन कौन से आपको मिल सकते हैं? तो सीएनजी है, और क्या है? एलपीजी है, और इसी तरह से आप देख सकते हैं पेट्रोलियम है, ठीक। यह सभी में, इन सभी में कार्बन जो है संयुक्त रूप में पाया जाता है। और आप लोग यह भी जान लीजिए, जो सीएनजी होती है इसमें मीथेन गैस होती है, यानी मेथेन गैस होती है। तो सीएनजी में कौन सी गैस पाई जाती है? तो याद रखेंगे मेथेन गैस होती है। एलपीजी में दो गैसें होती हैं, यह भी याद रखिएगा। एलपीजी में दो गैसों का मिश्रण होता है। तो एक होता है प्रोपेन और एक होता है ब्यूटेन, ठीक है। यह जानकारी विशेष रूप से याद रखें, क्योंकि यह बहुविकल्पी में पूछ सकता है या फिर यह कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो सीएनजी में कौन सी गैस होती है? मेथेन गैस होती है। और एलपीजी में प्रोपेन और कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन गैस होती है, ठीक है। तो अब यह हो गया आपके फ्यूल के बारे में, ईंधन के बारे में। तो हम इसे लिख लेते हैं परिभाषा के रूप में। कैसे लिखा जाएगा? तो देखिएगा, तो लिखिएगा इसमें वे कार्बनिक पदार्थ जिनमें ऊर्जा संचित होती है, अब यहां पे आगे ही जोड़ लीजिएगा, इसी में ऊर्जा संचित होती है, वह इनको जलाने पर ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न होते हैं। ईंधन कहलाते हैं, ठीक है। एक बार फिर सुन लीजिएगा, वे कार्बनिक पदार्थ जिनमें ऊर्जा संचित होती है वह इनको जलाने पर ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न होते हैं, ईंधन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे में बता दीजिए, वही आपने अभी देखा था कि क्या है? कोयला है, कोक हो जाएगा, ठीक है, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोलियम, केरोसिन आदि। तो ये हो गए क्या? ईंधन, ठीक है। अब आप एक चीज और जान लीजिए कि जो यहां पे इसके बाद हमें एक नोट पढ़ना होगा जिसमें हम पढ़ेंगे जीवाश्म ईंधन, ठीक है, जो कि जिसके पूछने की संभावना बहुत प्रबल रहती है। जीवाश्म ईंधन से आप क्या समझते हैं? ठीक, अब यहां पे समझिएगा, जीवाश्म ईंधन बायोफ्यूल्स बोलते हैं, बायोफ्यूल्स, या फॉसिल्स मतलब जीवाश्म होता है यहां पे, लेकिन बायोफ्यूल्स आप लोग लिखेंगे, ठीक है। जीवाश्म ईंधन, बायोफ्यूल्स। अब यहां बात समझिए, तो बहुत कई लाख वर्षों पूर्व, यानी कि बहुत प्रागैतिहासिक काल कह सकते हैं कि बहुत वर्षों का समय चाहिए,
और वहां पे अगर कोई हलचल हुई, चट्टानी हलचल हुई हो, जिसके कारण जो वहां पे जंतु थे, जीव जंतु थे और पादप थे, जीव जंतु और क्या थे, पादप, वह क्या हो गए हों, दब गए हों, जमीन के नीचे क्या हो गए हों, दब गए हों। तो यहाँ जमीन मान लेते हैं और इसके नीचे जीव जंतु जो हैं यह क्या हो गए, दब गए। और दबने के बाद अगर किसी भी चीज पे दबाव डालेंगे तो दाब तो अधिक हो ही जाएगा। उसके बाद वह जब प्लेस, मतलब कि उनमें क्या आएगी, जो कण होंगे वह धीरे धीरे पास आएंगे तो उसमें गर्मी बढ़ेगी तो ताप भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उच्च ताप की स्थिति बन जाएगी, उच्च ताप की स्थिति और दाब, उच्च दाब की स्थिति बन जाएगी। ठीक है, उच्च ताप और उच्च दाब की स्थिति बन जाएगी। तो इसी के कारण, इसी प्रक्रिया के चलते जिस ईंधन का निर्माण होता है उसे हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। यानी कि इसमें जीव का अंश है, जीव जंतु पादप सभी जीव हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जीव का अंश है, इसलिए हम इसे जीवाश्म ईंधन बोलते हैं, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम आदि आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा फिर से, मतलब मैं लिख देता हूं परिभाषा के रूप में, लिखेंगे वे ईंधन जो जीव जंतुओं व पादपों के लंबे वर्षों तक जमीन में दबे रहने के कारण होता है, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। ठीक है, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। तो वे ईंधन जो जीव जंतुओं और पादपों के लंबे वर्षों तक जमीन में दबे रहने के कारण क्या होते हैं, वो बनते हैं, यहां पे लिख सकते थे। तो दबे रहने के कारण होता है, नहीं करके आप लिखेंगे, यहां पे देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा सुधार। वे ईंधन जो जीव जंतुओं और पादपों के लंबे वर्षों तक जमीन में दबे रहने के कारण बनते हैं, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। यह कर लीजिएगा, यहाँ पे परिवर्तन कर लीजिएगा। ठीक है, बनते हैं, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे में यहां पे लिख लेंगे कोयला, पेट्रोलियम, जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि, कोयला, पेट्रोलियम आदि। ठीक है, अब हमें कोयला और पेट्रोलियम के बारे में जानना है, तो हम पहले, आप लोग इसे पहले उतार लेंगे तो हम कोयला और पेट्रोलियम के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, तो अब आइए बात करते हैं हम लोग कोयला के बारे में और फिर पेट्रोलियम के बारे में। ठीक है, तो देखिएगा, तो अब हमारी जो अगली हेडिंग है वह है कोयला। ठीक है, क्या है, कोयला यानी कोल। ठीक, अब देखिए, अब इसके बारे में सबसे पहले जानिए। जो कोयला होता है वह कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। यानी कह सकते हैं सीधे से हम, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिला हुआ एक क्या है, कार्बनिक यौगिक है। और यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है, जटिल कार्बनिक यौगिक है। तो कैसा यौगिक है, तो CHO यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ जटिल कार्बनिक यौगिक है। जटिल कार्बनिक यौगिक है जिसमें थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन व सल्फर भी पाए जाते हैं, थोड़ी मात्रा में। ठीक है, तो यहां पे आप यह कह सकते हैं, तो मेल रूप से जो है यह, इसका जो घटक होता है वह कार्बन है और हाइड्रोजन है और कौन है, ऑक्सीजन है। इसी प्रकार पेट्रोलियम की अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम के बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। तो पेट्रोलियम जो है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं उनसे मिलकर बना है। तो वह कौन कौन सा शब्द है, एक है पेट्रा, टेट्रा नहीं है यह, पेट्रा है, और दूसरा है ओलियम।
पेट्रोलियम। ठीक है, तो पेट्रा का जो अर्थ होता है वह होता है क्या, चट्टान, और ओलियम का अर्थ होता है तेल। तो दोनों को मिला लेंगे तो कहलाता है चट्टानी तेल। क्या कहलाता है, तो पेट्रोलियम का सीधा सा अर्थ हो गया चट्टानी तेल। ठीक है, इसी को हम कहते हैं क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। क्रूड ऑयल अपरिष्कृत तेल या कच्चा तेल भी इसी को कहते हैं। ठीक है, तो यह भूमि के नीचे दबा होता है, चट्टानों में पाया जाता है, तो क्रूड ऑयल भी इसे कहते हैं। और इसे ही द्रव सोना कहते हैं, द्रव सोना या काला सोना भी इसे कहते हैं। कोयला को याद रखेंगे, काला सोना नहीं कहते हैं, किसे कहते हैं, पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें पेट्रोलियम के बारे में याद रखनी है। और इसकी गंध होती है तीक्ष्ण। कैसी गंध होती है, तीक्ष्ण गंध होती है। ठीक है, और क्या होता है, यह गाढ़ा होता है। कैसा होता है, काढ़ा नहीं होता, गाढ़ा होता है। ठीक है, गाढ़ा होता है। ठीक, तो इतनी बातें जानकारी रखिए आप लोग पेट्रोलियम के बारे में। तो आइए अब एक एक करके हम लोग लिख लेते हैं। पहले कोयला लिख लेते हैं, फिर पेट्रोलियम लिख लेते हैं। तो देखिएगा, लिखिएगा इसमें कोयला में, तो कोयला लिखिएगा, कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। एक जीवाश्म ईंधन है जो कार्बन यानी सी, हाइड्रोजन यानी H व ऑक्सीजन यानी O से मिलकर बना एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, तो देख लीजिए, कोयला एक जीवाश्म ईंधन है जो कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बना एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। आप यहां पर ऐसे लिख लीजिएगा, जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है, तो ये आप इतना बस याद रखें कोयला में। ठीक है, और यहां पे फिर हम लोग लिख लेते हैं जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन तो यह है, हम लिखेंगे पेट्रोलियम के बारे में। तो क्या इसके बारे में लिखेंगे आप, पेट्रोलियम के बारे में। तो देखिएगा, पेट्रोलियम तो अगली हेडिंग आपकी है पेट्रोलियम। तो देखिए पेट्रोलियम क्या होता है, पेट्रोलियम ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। लिख लीजिए, पेट्रोलियम शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है, और यहां पे डैश लगा लीजिएगा, और बाद में लिखिएगा पेट्रा और ओलियम से, पेट्रा व ओलियम से। ठीक है, पेट्रा और किससे बना है, ओलियम से। यहां पे से लिख के पूर्ण विराम लगा दीजिएगा। तो क्या हो गया, पेट्रोलियम शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, पेट्रा व ओलियम से, जिसमें पेट्रा का अर्थ होता है, पेट्रा का अर्थ होता है, पेट्रा का अर्थ, पेट्रा का अर्थ क्या होता है, तो लिखेंगे पेट्रा का अर्थ चट्टान व ओलियम का अर्थ तेल होता है। ओलियम का अर्थ तेल होता है। ठीक है, तो यहां पे पेट्रा का अर्थ चट्टान व ओलियम का अर्थ तेल होता है, अर्थात पेट्रोलियम का शाब्दिक अर्थ है चट्टानी तेल। शाब्दिक अर्थ है चट्टानी
तेल, चट्टानी तेल। ठीक है, तो यहां पे यह हो गया पेट्रोलियम के बारे में। ठीक है, तो अब यहां पे एक चीज और लिख सकते हैं, यहां पे ऐड करेंगे आगे, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम गहरे भूरे रंग का, गहरे भूरे रंग का तीक्ष्ण गंध वाला, तीक्ष्ण गंध वाला, तीक्ष्ण गंध वाला क्या है? एक गाढ़ा, एक गाढ़ा द्रव है। ठीक है, देख लीजिए, पेट्रोलियम शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, पेट्रा व ओलियम से। पेट्रा का अर्थ चट्टान व ओलियम का अर्थ क्या होता है? तेल होता है। तो ठीक है, पेट्रा का अर्थ चट्टान होता है और जो ओलियम है उसका अर्थ क्या होता है? तेल होता है। अर्थात पेट्रोलियम का शाब्दिक अर्थ है, का शाब्दिक अर्थ है चट्टानी तेल। पेट्रोलियम गहरे भूरे रंग का, पेट्रोलियम गहरे भूरे रंग का तीक्ष्ण गंध वाला एक गाढ़ा द्रव है। ठीक है, तो यह हो गया आपका पेट्रोलियम के बारे में। अब देखिए, पेट्रोलियम में ना कई चीजें होती हैं। पेट्रोलियम में डीजल होता है, पेट्रोल होता है, इसे कच्चा तेल भी कहा जाता है, यह भी ऐड कर लीजिए। इसे कच्चा तेल या अंग्रेजी में लिखते हैं क्रूड ऑयल भी कहते हैं। ठीक है, तो जो आपने साउथ का वहां पे क्या नाम है, सऊदी अरेबिया का नाम सुना होगा, कतर का नाम सुना होगा, फिर ईरान इराक का नाम सुना होगा। तो यह सभी देश ना कच्चे तेल का निर्यात करते हैं बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे कच्चा तेल मतलब किसका निर्यात करते हैं? पेट्रोलियम का। वो लोग पेट्रोलियम से फिर डीजल, पेट्रोल, केरोसिन आदि जो पदार्थ हैं अलग किए जाते हैं। ठीक है, और उपयोगिता के अनुसार उनको जहां जरूरत होती है भेज दिया जाता है। तो यह होता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को और क्या कहते हैं? तो पेट्रोलियम को अन्य नामों से भी जाना जाता है, तो उसके अन्य नाम लिख लीजिएगा। तो इसे द्रव सोना कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव सोना, या फिर कहते हैं काला सोना। तो काला सोना भी कहा जाता है इसे। और एक चीज और, सामान्य अर्थ जो है इसका चट्टानी तेल कहा जाता है, चट्टानी तेल कहा जाता है। ठीक है, तो यह रहा आपका कोयला और पेट्रोलियम। तो इसको भी उतार लीजिए। फिर हम लोगों को पढ़ना एक और हेडिंग, ज्वाला। तो आइए देखते हैं हम लोग ज्वाला। तो ज्वाला जो है वह एक क्षेत्र होता है जिसमें जो गैसीय पदार्थ होते हैं उनका दहन होता है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं ज्वाला का, ज्वाला के बारे में। ठीक है, फ्लेम्स अंग्रेजी में बोलेंगे। ठीक, तो ज्वाला दो प्रकार की होती है, एक होती है नीली ज्वाला, एक होती है पीली ज्वाला। या फिर नीली ज्वाला को हम लोग कहते हैं अदीप्त ज्वाला, अदीप्त ज्वाला। और जो पीली ज्वाला होती है उसे बोलते हैं दीप्त ज्वाला। यानी एक हो जाएगा नॉन ल्यूमिनस और एक हो जाएगा ल्यूमिनस। देखिएगा, अब हेडिंग बनानी है आपको ज्वाला। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? फ्लेम्स। तो ज्वाला क्या होती है? तो लिखेंगे ज्वाला में कि ज्वाला वह क्षेत्र है जिसमें गैसीय पदार्थों का दहन होता है। तो लिख लेंगे, ज्वाला वह क्षेत्र है जिसमें गैसीय पदार्थों का, गैसीय पदार्थों का दहन होता है। ठीक है, गैसीय पदार्थों का दहन होता है। तो आप लोगों ने घर में गैस को जलते हुए देखा होगा, मोमबत्ती को जलते हुए देखा होगा। तो जब गैस जलता है तो उसमें पीली ज्वाला निकलती है कि नीली ज्वाला? तो नीली ज्वाला सामान्यतः निकलती है। तो ठीक है, तो जो नीली ज्वाला निकल रही है वही देखिए, वह जो गैसीय पदार्थ है वह जल रहा है। गैसीय पदार्थ जो सिलेंडर में भरी हुई गैस है वह जल रही है, तो उससे ज्वाला उत्पन्न हो रही है, वह ज्वाला उत्पन्न हो रही है नीली ज्वाला। यानी कि वहां पे जो है ज्वाला है वह नीली ज्वाला निकल रही है। तो और एक जो मोमबत्ती जलाते हैं तो वहां पे पीली ज्वाला निकलती है और उससे प्रकाश उत्पन्न होता है। तो नीली ज्वाला से कोई प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है और पीली ज्वाला से प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, कोई यह नहीं कहता कि मैं गैस के चूल्हे के नीचे बैठ के पढ़ा हूं। ठीक है, हमेशा क्या कहते हैं? मोमबत्ती में पढ़ा हूं, यहां पढ़ा हूं, वहां पढ़ा हूं, इस तरह से। ठीक है, तो गैस के चूल्हे के नीचे अगर कोई पढ़ेगा, गैस के चूल्हे के सामने, वहां पे प्रकाश ही नहीं उत्पन्न होगा। ठीक, तो यहाँ पे तो ज्वाला वह क्षेत्र है जिसमें गैसीय पदार्थों का दहन होता है। ज्वाला दो प्रकार की होती है। तो देखिए ज्वाला के प्रकार, ज्वाला के प्रकार।
तो दो प्रकार होते हैं ज्वाला के। तो यहां पे लिखेंगे एक नीली ज्वाला, या फिर इसे क्या कहेंगे, अदीप्त ज्वाला। अदीप्त ज्वाला, तो याद रखेंगे नीली ज्वाला या अदीप्त ज्वाला, यानी कि ब्लू फ्लेम। और यहां पे हो जाएगा पीली ज्वाला, या फिर क्या बोलेंगे, दीप्त ज्वाला। दीप्त ज्वाला, ठीक है। अब देखिएगा, नीली ज्वाला या अदीप्त ज्वाला, पीली ज्वाला या दीप्त ज्वाला, तो यह दो प्रकार हो गए। यहां पे क्या, तो यहां पे जो होता है, जो ईंधन होता है उसका देखिएगा, यहां पे जो होता है कार्बन जो होता है उसका पूर्ण दहन होता है। पूर्ण दहन होता है कब होता होगा, तो ऑक्सीजन की पर्याप्त उपस्थिति में। तो ऑक्सीजन की पर्याप्त उपस्थिति में, ठीक है, ऑक्सीजन की पर्याप्त उपस्थिति में कार्बन का जब पूर्ण दहन होता है, यानी ईंधन का पूर्ण दहन होता है, तो उस समय नीली ज्वाला उत्पन्न होती है। और जब अपर्याप्त ऑक्सीजन होती है, अपर्याप्त ऑक्सीजन होती है, तब वहां पे पीली ज्वाला उत्पन्न होती है दहन करने पर, ठीक है। तो आइए लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में, पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन का पूर्ण दहन होता है। पूर्ण दहन होता है जिससे नीली ज्वाला उत्पन्न होती है। नीली ज्वाला उत्पन्न होती है, ठीक। तो पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन का पूर्ण दहन होता है जिससे नीली ज्वाला उत्पन्न होती है। एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेंगे, ठीक है, गैस स्टोव का, या आप कह सकते हैं एलपीजी सिलेंडर का जलना। गैस स्टोव यह लिख लीजिएगा, गैस स्टोव में एलपीजी गैस का जलना। गैस स्टोव में एलपीजी गैस का जलना, जिस पे आप भोजन बना रहे हैं गैस के चूल्हे पर, यानी उसे गैस स्टोव बोलते हैं। तो ये एलपीजी गैस उसमें से जलती है, तो जो नीली ज्वाला वहां उत्पन्न होती है, ठीक है। तो अगर यह ऑक्सीजन अपर्याप्त मात्रा में होगा तब अपूर्ण दहन होगा। तो लिखेंगे अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति, यानी O2 की उपस्थिति में कार्बन का अपूर्ण दहन होता है, जिससे पीली ज्वाला उत्पन्न होती है। पीली ज्वाला उत्पन्न होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं, मोम का जलना, मोमबत्ती में मोम का जलना, ठीक है। लिख सकते हैं मोमबत्ती में मोम का जलना, ठीक है। अब यहां पे एक चीज और, यहां पे जो नीली ज्वाला होगी इससे प्रकाश नहीं उत्पन्न होगा, प्रकाश नहीं उत्पन्न होता। आप देख सकते हैं गैस वाला एग्जाम्पल, तो प्रकाश नहीं उत्पन्न होता। लेकिन यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां जो पीली ज्वाला होगी उससे प्रकाश उत्पन्न होता है। तो यहां लिख लेंगे प्रकाश उत्पन्न होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। तो किस ज्वाला से प्रकाश उत्पन्न होता है बताइएगा। तो पीली ज्वाला से प्रकाश उत्पन्न होता है, और किस ज्वाला से प्रकाश नहीं उत्पन्न होता है, तो नीली ज्वाला से प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है। तो ज्वाला क्या होती है, तो ज्वाला एक क्षेत्र है जिसमें गैसीय पदार्थों का दहन होता है, और यह दो प्रकार की होती है, नीली ज्वाला या दीप्त ज्वाला, पीली ज्वाला या दीप्त ज्वाला, ठीक है। और यहाँ पे है पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन का पूर्ण दहन होता है जिससे नीली ज्वाला उत्पन्न होती है। इसमें प्रकाश नहीं उत्पन्न होता, इसमें प्रकाश नहीं उत्पन्न होता है, जैसे गैस स्टोव में एलपीजी गैस का जलना। आगे है
पर्याप्त अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन का अपूर्ण दहन होता है, जिससे पीली ज्वाला उत्पन्न होती है, इसमें प्रकाश उत्पन्न होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मोमबत्ती में मोम का जलना। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। तो अब आइए बात कर लेते हैं, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि आपके लिए आ जाते हैं परीक्षा में, किस लिए, टिप्पणी लिखने के लिए। तो हम उसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि एक हेडिंग आपको मिलेगी, एक मिलेगी आपको किण्वन। ठीक है, तो फर्मेंटेशन मिल जाती है। किण्वन किसे कहते हैं, तो किण्वन क्या होता है, आइए जान लेते हैं इसके बारे में। तो किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया होगी। तो आपने देखा होगा दूध से दही बनते हुए, ठीक है, अंगूर से शराब बनते हुए सुना होगा, और जो रस होता है उससे सिरका बनते हुए सुना होगा। ठीक है, यह सभी किण्वन के क्या हैं, उदाहरण हैं। तो इनके बारे में हमें जानना है कि यह किण्वन होता कैसे है। तो सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में होता है। तो अब सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में हो रहा है। अब परिवर्तन ऐसा है कि अब देखिए, आप जानते हैं कि जो परिवर्तन होते हैं दो प्रकार के होते हैं, रासायनिक और कौन सा, भौतिक परिवर्तन होता है। तो रासायनिक परिवर्तन में जो एक बार बन जाता है, फिर उसे पुनः जो पहला वाला पदार्थ होता है उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी अगर हम यहाँ पे बात कर लें कि अगर एक बार दूध से दही बन गई तो हम पहले वाला पदार्थ कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, यानी दूध नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पे यह रासायनिक क्रिया हो जाती है। ठीक है, तो जैव रासायनिक क्रिया बोलते हैं किण्वन को। क्यों बोलते हैं, क्योंकि सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में यह क्रिया होती है और यह एक रासायनिक परिवर्तन होता है, इसीलिए हम किण्वन को बोलते हैं एक जैव रासायनिक क्रिया। देखिएगा, तो हेडिंग बना लीजिएगा किण्वन। यह टिप्पणी के लिए आती है हेडिंग, तो नोट कर लीजिए किण्वन। तो स्टार बना बनाकर इधर अब नोट करेंगे जो भी लिखवाएंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे वह जैव रासायनिक अभिक्रिया, वह जैव रासायनिक अभिक्रिया जिसमें सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में जटिल कार्बनिक यौगिक सरल कार्बनिक यौगिक में बदल जाते हैं किण्वन कहलाती है। किण्वन कहलाती है। ठीक है, जैसे लिख लीजिए, आप लोगों को एग्जाम्पल अभी बता दिया गया। जैसे क्या हो जाएगा, तो यहां पे आप लिख लीजिएगा, जैसे हो जाएगा दूध से दही बनना, ठीक है, गन्ने के रस से सिरका बनना, अंगूर से शराब बनना, यह सभी किण्वन के क्या है, एग्जाम्पल हैं। अब यहां पे आगे हम बात कर लेते हैं किण्वन के बाद हाइड्रोजनीकरण की। आपने अपक्रिया देखी थी जब हमने असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अपक्रिया में पढ़ाया था योगात्मक अपक्रिया, वहां पे हमने जो एग्जाम्पल लिया था उससे मैंने वहां पे बोला भी था कि यह हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया कहलाएगी। ठीक है, अब उसी को हम जान लेते हैं। टिप्पणी के लिए आ जाता है कि हाइड्रोजनीकरण पर जो है टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो हाइड्रोजनीकरण, तो नोट कर लीजिएगा आप लोग भी। तो हाइड्रोजनीकरण देखिए किसमें होता है, केवल तो हाइड्रोजन परमाणु को, जैसे अभी देखिए एक क्लोरीनीकरण पीछे बताई गई थी, तो अभी उसको भी लिखेंगे हम लोग, क्लोरीनीकरण को भी लिखेंगे। हाइड्रोजनीकरण के बारे में पहले समझिएगा। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा, क्लोरीनीकरण में क्या होता था, हाइड्रोजन परमाणु हटता था और क्लोरीन जुड़ता था। यहाँ पे जो अपक्रिया थी वह प्रतिस्थापन थी, और जब हाइड्रोजनीकरण की बात आएगी तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आते हैं, जैसे इस प्रकार से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आते हैं। यहां पे देखिएगा, इसे असंतृप्त बोलेंगे, और हाइड्रोजन की क्रिया करा दीजिए, यानी H2 की क्रिया करा दीजिए, तो यह बॉन्ड टूट जाता था और यह संतृप्त हो जाता था। इस प्रकार से हाइड्रोजन जो दो खाली स्थान थे, यहां से बॉन्ड तोड़कर इन दोनों स्थानों को हम सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हुए हाइड्रोजन को लगा लेते थे।
ठीक है। तो यहाँ बाकी प्लेस पर यहाँ बचा हुआ स्थान था, यहाँ हाइड्रोजन आ जाता है। पहले से हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ दो दो जगह पर थे, कार्बन के यहाँ 2 और इस कार्बन के पास 2, अब यहाँ पे 3 हो गए क्योंकि हमारे पास H2 था, हमने उससे ही हिसाब कर लिया बराबर और इसे बना दिया संतृप्त। तो जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन की योगात्मक क्रिया, हाइड्रोजन के योग की क्रिया क्या कहलाती है? हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। तो हाइड्रोजनीकरण क्या होती है, किसमें होती है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। याद रखेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में होती है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में होती है। तो आइए लिख लेते हैं इसको। तो लिखिएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन परमाणुओं के योग की अभिक्रिया या हाइड्रोजन परमाणुओं की योगात्मक अभिक्रिया लिख सकते हैं। हाइड्रोजन परमाणुओं की योगात्मक अभिक्रिया, तो यह योगात्मक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है कौन? क्लोरीनीकरण की योगात्मक अभिक्रिया, सॉरी मैंने क्लोरीनीकरण बोल दिया होगा, हाइड्रोजनीकरण किसका उदाहरण है? योगात्मक अभिक्रिया का। तो यहां पे लिख लीजिएगा, तो क्या हो गया? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन परमाणुओं की योगात्मक अभिक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है, हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। अब यहां पे देखिएगा, अब यहां पे क्या हो जाएगा? अब एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग लिख लीजिएगा, एक एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं, दूसरा आप लोग लिख लेंगे खुद से, मैं बोल दूंगा। तो यहां पे देखिएगा, डबल बॉन्ड C, यहां पे एक H ऊपर, एक H नीचे, एक H ऊपर और एक H नीचे, और इसकी क्रिया करा दीजिए H2 से। अब ठीक है, अब यह पीछे बताया जा चुका है तो मैं डायरेक्ट अब क्रिया लिख देता हूं। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन पहले से बॉन्ड टूट गया सिंगल में, क्योंकि सभी जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वह संतृप्त बनने की चेष्टा रखते हैं। ठीक है, जब तक संतृप्त नहीं होते हैं तब तक वह कूदते रहते हैं किसी से अभिक्रिया करने के लिए। अब यहाँ पे हो गया, यह है असंतृप्त से संतृप्त। तो एक अभिक्रिया आप लोग खुद करा लीजिएगा। अब मैं वहां पे आपको लिख देता हूं, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड C, यानी कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ H लगा लेते हैं और यहाँ पर भी H है, और यहाँ पे H2 से क्रिया करानी है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2H2 से क्रिया कराइएगा। 2 हाइड्रोजन इसको दीजिएगा, 2 हाइड्रोजन इसको, यह सभी जो ट्रिपल बॉन्ड है इसका टूटकर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो 2 इधर हो जाएंगे, मतलब एक इसके पास, एक इसके पास, ऐसे एक इसके पास, एक इसके पास, ऐसे हाइड्रोजन। ठीक है, लगा लीजिएगा। ठीक, तो यह हो जाएगा आपका हाइड्रोजनीकरण। तो उतार लीजिएगा। फिर हम बात कर लेते हैं इसी तरह से क्लोरीनीकरण की, जो कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनकी विशेषता है, यानी उनमें पाई जाने वाली अभिक्रिया होती है। तो नोट करिएगा। तो आइए अब बात कर लेते हैं क्लोरीनीकरण की। ठीक है, देखिए, तो वह किसमें पाई जाएगी? संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में। तो लिखिएगा क्लोरीनीकरण, क्लोरीनीकरण। तो सबसे पहली बात यह जान लीजिए कि यह जो अभिक्रिया है इसके बारे में 2 विशेषताएं यह जान लीजिए कि यह किसमें पाई जाती है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की यह अभिक्रिया है, और इसमें क्या होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में? तो हाइड्रोकार्बन में H परमाणु का विस्थापन होता है। H विस्थापित होते हैं किसके द्वारा? H का विस्थापन Cl द्वारा, यानी क्लोरीन द्वारा। H विस्थापन क्लोरीन से H विस्थापित होता है। आप ऐसे लिख सकते हैं, H विस्थापित होता है। विस्थापित किससे? क्लोरीन से। तो आप लिख सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। छोड़िएगा, आप लोगों को मैं परिभाषा लिखा देता हूं, उस तरह से लिख लीजिए। तो क्लोरीनीकरण जो है वह है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में पाई जाने वाली अभिक्रिया। इसमें हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन परमाणु द्वारा विस्थापित किए जाते हैं। तो लिखेंगे संतृप्त, वह रासायनिक अभिक्रिया, ऐसे लिख लेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसको? जिसमें संतृप्त
हाइड्रोकार्बन से संतृप्त जिसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणुओं को, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणुओं को क्लोरीन द्वारा विस्थापित किया जाता है। क्लोरीनीकरण कहलाती है। क्लोरीनीकरण कहलाती है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणुओं को क्लोरीन द्वारा या क्लोरीन परमाणुओं द्वारा कर लीजिएगा, क्लोरीन परमाणुओं द्वारा विस्थापित किया जाता है, क्लोरीनीकरण कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, उदाहरण तो हम लेंगे मेथेन का उदाहरण। मेथेन में क्लोरीन परमाणुओं को विस्थापित करेंगे तो आपको 4 स्टेप में अभिक्रिया बताई गई थी पीछे। तो यहां पे देखेंगे, पहला स्टेप में लिखेंगे मेथेन का संरचना सूत्र, तो यह होता है। और किससे क्रिया कराएंगे? क्लोरीन से। तो एक H जो है Cl को लेके भाग जाएगा, फिर एक H का स्थान खाली बचेगा, Cl आ जाएगा। तो इस प्रकार से बनाई गई थी अभिक्रिया का जो स्ट्रक्चर था, इस तरह से निर्मित कर रहे थे हम लोग। Cl आ गया और एक Cl भाग चुका है H के साथ, तो HCl बना लेगा अम्ल। अब फिर यह वाला आएगा अगले स्टेप में, यानी कि यहां से आएगा तो यह आ जाएगा कौन? तो यहां पे बन जाएगा आपका CH ऊपर, फिर H दाएं बाएं, मतलब एक हो गया यहाँ पे, एक ऊपर और नीचे हो गया एक एक। और यहाँ पे फिर एक क्या है? Cl, और एक क्या फिर से क्रिया करेगा? Cl2। तब तक Cl2 से क्रिया होती रहेगी जब तक कि सभी हाइड्रोजन परमाणु यहाँ विस्थापित नहीं हो जाते। ठीक है, तो यहाँ पे सभी हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करना है, तो फिर एक H Cl के साथ क्रिया करके HCl बना लेगा। और यहाँ पे 2 अब Cl हो गए। ठीक है, एक Cl यहाँ हाइड्रोजन हटेगा तो एक Cl आकर बैठ जाएगा, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अभी भी बचे रहेंगे, और इसके बाद एक HCl नया बन गया। और अगला फिर क्या है? फिर C से क्रिया कराएंगे। C यहाँ पे जो यह वाला है भाग, इसे उठाकर लाएंगे, और यहाँ पर फिर यहाँ पे तो Cl है ना, देखिएगा Cl है, और यहाँ पर भी क्या है? Cl है। और यहाँ पे अच्छा नीचे ही अच्छे अभी देख लीजिएगा, और यहाँ कौन है? Cl प्लस कौन है? Cl2। अब Cl2 से क्रिया करानी है, फिर एक H गायब हो जाएगा और यह Cl बना लेगा एक, और H की जगह पे एक आ जाएगा Cl। तो यहाँ पे बन जाएगा H, यहाँ पे Cl तो आ गया था ना, देखिएगा थोड़ा सा आगे करके लिखते हैं इसको। यहाँ पे C, यहाँ पर Cl, यहाँ पर भी Cl, यहाँ पर भी Cl। बस एक एक हाइड्रोजन को हर स्टेप में हटाते जाइए और Cl लगाते जाइए, और एक एक नया Cl बनाते जाइए। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पे फिर आ जाएगा एक H हमारे पास बचा हुआ है, और एक HCl आ जाएगा। ठीक है, एक स्टेप और बचा हुआ है, नीचे मैं लिखने की कोशिश कर सकता हूं, लेकिन यहाँ पे देखिए मैं अगले स्टेप की संरचना की जगह पे, क्योंकि दिखेगा नहीं तो मैं संरचना की जगह पे या फिर बनाते हैं, देखते हैं। देखिए शार्ट में बनाते हैं, छोटा करके थोड़ा सा, Cl और यहाँ Cl और यहाँ Cl, और यहाँ क्या बचा है? H। तो हमने इसको उठाया यहाँ रखा, और यहाँ पे क्या है? Cl2 से क्रिया कराई, एक तो HCl बन जाएगा। तो एक जो अभी है यहाँ पे H एक बचा हुआ है, इसको हटाकर Cl कर लीजिए। तो देखिए C, यहाँ पे Cl, यहाँ C हो गया, ऊपर भी Cl, अब हर जगह Cl आ गया, और एक बन गया क्या? HCl। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यह आपको शायद दिख रहा होगा, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यह जो है Cl, जो मतलब कि जो Cl है हर जगह लग चुका है। अब इसी को हम शार्ट में मतलब कि लिख सकते हैं, संरचना हटाकर इसी को लिख सकते हैं CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसे बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, तो क्या यह है? मेथेन की क्लोरीनीकरण अभिक्रिया से कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण होता है। मेथेन की क्लोरीनीकरण अभिक्रिया से कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण होता, क्लोराइड का निर्माण होता है। फिर सुन लीजिएगा, क्लोरीनीकरण किसे कहते हैं? तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणुओं को क्लोरीन परमाणुओं द्वारा विस्थापित किया जाता है, क्लोरीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है या क्लोरीनीकरण कहलाती है। उदाहरण के तौर पर मेथेन वाला हमने लिया है और पूरा यह स्ट्रक्चर बना दिया है 4 स्टेप में। तब तक हाइड्रोजन को हटाते रहेंगे जब तक कि सभी हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाते, और सभी हाइड्रोजन की जगह पर क्या नहीं आ जाता? Cl नहीं आ जाता। आसानी से यह अभिक्रिया याद हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, तो हर बार आपको एक H हटाना है, एक Cl लाना है। तो एक H हटाए हैं,
तो एक Cl आया है। फिर इसको उठा के यहाँ रखेंगे तो एक Cl यहाँ है, तो एक H फिर से हटाए हैं, इसके स्थान पे एक Cl आया है। फिर अगले में चलेंगे तो एक Cl, नीचे वाला हाइड्रोजन हटा के Cl लगा दिए। फिर अगले में चलेंगे तो सभी H हट गए, मतलब एक आखिरी बचा हुआ था वो भी हट गया और Cl लग गया। इस प्रकार हमने किससे क्रिया कराई है, बीच बीच में हर जगह किससे क्रिया कराई है, Cl2 से क्रिया कराई है। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए, क्लोरीनीकरण को 2 नंबर के लिए यह आती है टिप्पणी के रूप में, तो नोट कर लीजिए। तो आइए देख लेते हैं अब एक लास्ट हेडिंग जो है एस्टरीकरण, जिसे आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, जब आपने एथेनोइक अम्ल पढ़ा था उसमें रासायनिक गुणधर्म में पढ़ लिया था। तो एस्टरीकरण, ठीक है, तो पढ़ चुके हैं। फिलहाल एक बार टिप्पणी के रूप में पूछता अलग से, तो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, तो हेडिंग बना लीजिएगा एस्टरीकरण। एस्टरीकरण, तो आपको सीधी सी बात पता है कि जो एथेनोइक अम्ल है C2H3, यहां पे CH3COOH, और जो एथेनॉल था यानी कि C2H5OH, इनकी क्रिया जब सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है तो किसका निर्माण होता है, एथिल एसीटेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एथिल एसीटेट का निर्माण होता है। यहां पे इस प्रकार से हम इसके आयनों को अलग करते हैं पहले। ठीक है, आयनों को अलग करते हैं तो माइनस वाला प्लस के साथ मिलाते हैं, प्लस वाला माइनस के साथ। ठीक है, तो यह वाला दोनों मिलकर क्या बना लेता है, जल बना लेगा। क्या बना लेगा, जल, और यह मिलकर बना लेता है एथिल एसीटेट। यह पहले आप जान चुके हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या बना, एथिल एसीटेट बन गया। क्या बन गया, एथिल एसीटेट बन गया। और यहां पर आप देख सकते हैं और क्या बना है, यहां पे जल बना है। क्या बना है, जल बना है। तो आप यह कहेंगे इसे जो बना है इसे एथिल एसीटेट कहेंगे, और एथिल एसीटेट को ही क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एस्टर। क्या कहते हैं, एस्टर। और इसी क्रिया को, एस्टर बनने की यह प्रक्रिया कहलाती है एस्टरीकरण। एस्टरीकरण, तो आइए लिख लेते हैं। तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में यह क्रिया होती है, तो यह जानते रहेंगे। ठीक है, कभी कभी भरने के लिए दे देता है, रासायनिक अपक्रिया आपको बहुविकल्पी में चुनने के लिए दे देगा, ऐसे बना देगा, यहां से कर देगा गायब। ठीक है, यहां दे देगा क्या भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा, और यहां पे बना देगा जो लिखा था अभी मैंने। ठीक है, तो यहां क्या भरा जाएगा, तो आपको याद रखना होगा कि सांद्र H2SO4 भरा जाएगा, सांद्र H2SO4। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। तो देखिएगा, सांद्र H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में CH3COOH यानी कि एथेनोइक अम्ल व एथेनोइक अम्ल की लिख सकते हैं, एथेनोइक अम्ल की क्रिया। तो ये तो अम्ल पढ़ा ही जाएगा, एथेनोइक अम्ल पढ़ा जाएगा, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है पूरा। कि क्रिया एथेनॉल से कराने पर, C2H5OH से कराने पर किसका निर्माण होता है, एथिल एसीटेट का निर्माण होता है। एथिल एसीटेट का निर्माण होता है, निर्माण होता है। इसी अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। एस्टरीकरण कहते हैं, तथा इसमें बने एथिल एसीटेट को एस्टर कहते हैं, एस्टर कहते हैं। ठीक है, अब क्रिया नीचे लिख देते हैं, CH3COOH, और इसकी क्रिया करानी है C2H5OH से करानी है, और ऊपर क्या, किसकी उपस्थिति में, तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्या बनेगा, अब डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, तो यहां से H हटेगा और यहां OH मिलके क्या बना लेंगे, H और OH मिलके जल बना लेंगे, और यह जाके इससे मिल जाएगा, तो बन जाएगा CH3
CH3COO C2H5, इसे कहते हैं एथिल एसीटेट, और प्लस क्या बन गया, जल, या एथिल एसीटेट को ही क्या कहते हैं, एस्टर, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, एस्टरीकरण कहलाती है। ठीक है, तो एक बार फिर सुन लीजिएगा, एस्टरीकरण किसे कहते हैं, तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में CH3COOH की क्रिया C2H5OH से कराने पर एथिल एसीटेट का निर्माण होता है। इसी अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं तथा इसमें बने एथिल एसीटेट को एस्टर कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। नीचे अभिक्रिया दी गई है तो नोट कर लीजिएगा, टिप्पणी के रूप में इसे भी पूछता है। तो यह चैप्टर आपका कार्बन एवं उसकी यौगिक समाप्त होता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। और एक बात और ध्यान रखिएगा, तो जो इसका हैंड रिटन नोट है मेरे द्वारा लिखा गया है, यह आपको लिंक में दे दिया जाएगा। आपको टेलीग्राम का लिंक नीचे दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।